तो अभी बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि मध्य प्रदेश पीएससी के ऊपर कुछ बात की जाए, और बहुत सारे लोग जो यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं वो दूसरे राज्यों का स्टेट सर्विस भी दे रहे हैं। तो स्टेट सर्विस की जो एग्ज़ाम्स होती हैं उनका जो तरीका होता है प्रश्न पत्र बनाने का, और उनका जो मैटर होता है मेंस में जो आप लिखते हैं, थोड़ा सा दूसरे दर्जे का होता है, प्रथम श्रेणी का नहीं कह सकते उसको। तो उसकी तैयारी में भी थोड़ा सा अंतर आ सकता है, अगर आप चाहें तो उसमें अंतर ला सकते हैं। क्योंकि अगर आप यूपीएससी स्टैंडर्ड पे ही तैयारी करते रहते हैं तो प्रीलिम्स वाले में थोड़ी सी दिक्कत आती है। मेंस में तो जरूर आपको यूपीएससी स्टैंडर्ड पे लिखना पड़ेगा, लेकिन प्रीलिम्स में उसके प्रश्न बड़े सरल होते हैं, और सरल प्रश्नों को कई बार हम छोड़ देते हैं। तो या छोड़ते नहीं तो उन पे जो है ध्यान नहीं देने के कारण थोड़ा सा ये होता है कि हम हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन नहीं कर पाते, डीप में जाते चले जाते हैं, और ज़्यादा डीप में नॉलेज होने की वजह से उसका लाभ जो समय जो है वो बहुत कम है। 1.5 महीने का समय है, लगभग 50 दिन है, और 50 दिनों में आप जो अगर रिवाइज करना चाहें या पढ़ना चाहें, और इन्हीं 50 दिनों के बल पे यदि परीक्षा पास करना चाहें, तो फिर आपको थोड़ा सा मैं एक शॉर्ट टेस्ट ले लेता हूं आपका, अपना अपना स्कोर आप मन में सोच लेना, और उसके अनुसार आपको मैं गाइड करूंगा। तो क्वेश्चंस लिखे, 20 क्वेश्चंस, जल्दी से। ट्वेंटी क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, सरला ग्रेवाल। सरला ग्रेवाल। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, रिचर्ड एटेनबरो। रिचर्ड एटेनबरो। तीसरा लिखिए, हिम तरंगिणी। हिम तरंगिणी। चौथा लिखिए, भीमा नायक। भीमा नायक। नेक्स्ट लिखिए, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा। फिर नेक्स्ट लिखिए, आर्टिकल 143। आर्टिकल 143। फिर लिखिए, विजय घाट। विजय घाट। फिर लिखिए, AgNO3। AgNO3। फिर लिखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। फिर लिखिए, वृष्टि छाया प्रदेश, रेन शेडो एरिया। वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश, रेन शेडो रीजन।
फिर लिखिए बेतवा, बेतवा, फिर लिखिए एनटीपीसी, एनटीपीसी का फुल फॉर्म, फिर लिखिए पिंक टाइड, पिंक टाइड, फिर लिखिए थैलेसीमिया, थैलेसीमिया, कितने हो गए? 14, थैलेसीमिया। फिर नेक्स्ट लिखिए यूरी गागरिन, यूरी गागरिन, फिर लिखिए पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम, फिर लिखिए आचार्य जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी, कितने हुए? 17। नेक्स्ट लिखिए राइजोबियम, राइजोबियम, स्टेगफ्लेशन, स्टेगफ्लेशन, और फिर लिखिए तुलसी गेबार्ड, तुलसी गेबार्ड। ठीक है, तो ये संभावित प्रश्न भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको सबको जाके आपको देखना है। अभी आपको अपना स्कोर बताना है कि कितने आपको इसमें से पता है, कितनी चीजें आप जानते हैं। तो 15 अबव वाले हाथ खड़े करें जिनके 15 से ज्यादा है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो ये सब तो बधाई हो, सब लोग सफल हो रहे हैं प्रीलिम्स में। आपका निकल जाएगा, क्योंकि जो मैंने स्टैंडर्ड सेट किया है लगभग लगभग ये रहेगा। अब ये कैसे रहेगा इसके बारे में बात करेंगे। तो ऐसे 20 क्वेश्चन हम 3-4 दिन तक करेंगे, अपना स्कोर इंप्रूव करने की कोशिश कीजिएगा। मैं यहीं पे आपको बताऊंगा जिनके 12 से ज्यादा कितने लोग हैं। जिन्होंने पहले हाथ खड़े किए वो मत करना, ठीक है। 12 से ज्यादा वालों को जो है अभी 1.5 महीना बिल्कुल नींद छोड़ देनी है अच्छे से, तब जाके होगा। इनमें से 12 से ज्यादा में जिनने हाथ खड़े किए पहले कोई सिलेक्टेड है? पहले जिनने सिलेक्शन लिया हो प्रीलिम्स में कोई नहीं है। आ गया समझ में? वो 15 से जिनने हाथ खड़े किए थे वो पहले से सिलेक्टेड कोई है? प्री, जो पहले से प्री सिलेक्टेड है 2 लोग सिलेक्टेड। तो अब जिनने भी 15 से ज्यादा 16 है किसी के? 2 के 16 के 3 4 17 थे। ओके, बहुत बढ़िया। जानबूझ के कुछ सरल प्रश्न डाले हैं इसमें ताकि आपका स्कोर बढ़े, नहीं तो अभी एकदम ही निराश हो जाओगे। तो उसको और कठिन बनाया जा सकता था, बहुत कठिन बनाया जा सकता था, लेकिन हमने जानबूझ के यही लगभग लेवल रहता है एमपीपीएससी, ठीक है। और जो 15 क्वेश्चन हो जाएंगे
तो डेफिनेटली उसका 5 टाइम्स मान लो, क्योंकि 20 क्वेश्चन है तो 75 के आसपास सिलेक्शन हो जाता है। आप देखते हो ना, यही कट ऑफ जाता है। और इनका 17 गया, मतलब इसका 5 टाइम, तो वही सिलेक्शन का लेवल वही रहता है। तो जो 12 पे हैं उनको मेहनत करके करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि जो 12 से नीचे हैं, 10 वाले हैं, 8 वाले हैं, उनका भी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ेगी, बहुत ज़्यादा। हम देखो आपके मन बहलाने वाली बात नहीं कर सकते, मन बहलाने से कुछ नहीं होता, मेहनत करना पड़ती है। तो आप जम के मेहनत कीजिए और हम भी आपको बताएंगे। अब कुछ प्रश्नों की बढ़ोतरी हम जो जादू बताएंगे उससे होगा वो आपको पालन करना पड़ेगा। कुछ शॉर्टकट्स हैं इसके, उसको करके भी जो है इजाफा किया जा सकता है, क्योंकि फिक्स पैटर्न है उसका। प्रश्नों का काफी हद तक फिक्स पैटर्न होता है, ज्यादा अंतर नहीं होता है। पहले बहुत सरल परीक्षा होती थी, बहुत ही ज्यादा सरल परीक्षा होती थी। 75 क्वेश्चंस जब आते थे एक जमाने में, तब क्या होता था कि लोगों के 74, और मैं जब बैठता था तो 75 में से 75 भी ठीक होते थे। ऐसे भी साल हमने देखा भाई, 73 से नीचे तो कभी नहीं होता था, 75 में से 73। और ये ऐसा नहीं कि मैं अकेला था, ऐसे ढेरों लोग थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे ऐसे। और एक बार तो 75 में 75 था, तो वो बहुत ही सरल पेपर होते थे, बहुत ज्यादा सरल। तो अब वो लेवल नहीं है, थोड़ा सा उन्होंने स्टैंडर्ड 2009 के बाद में, 2008 के बाद में चेंज किया और थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाया अपना। जब से उन्होंने 100 प्रश्न वाला पेपर किया, तब से अपना एक स्टैंडर्ड बढ़ा दिया, और पिछले साल से उसने स्टैंडर्ड और बढ़ा दिया। तो अब मैं जो ये लेवल जो देख रहा हूँ ये है, अगर इससे भी ज्यादा स्टैंडर्ड करेंगे तो फिर काफी हद तक यूपीएससी के इक्वल हो जाएगा। तो अब इस बार देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब बहुत आलोचना होती है एमपीपीएससी की, तो वो परेशान तो है, अपनी छवि बदलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन छवि बदलेंगे कहाँ? उन्हीं लोगों में छवि बदल के क्या कर लेंगे? वही लोग हैं कॉपी पेपर बनाने वाले, ज्यादा अकल है नहीं, पढ़ते नहीं ना, सबसे बड़ी समस्या है पढ़ते नहीं है। अब बिना पढ़े जब आप कुछ भी तुक्का लगाओगे तो फिर कुछ भी निकलेगा। तो इसलिए 15-15 प्रश्न गलत होते हैं, प्रश्न ही ठीक से बनाते नहीं आता, तो ये दिक्कत है। क्योंकि प्रोफेसर की नौकरी लग जाती है तो उसके बाद आदमी पढ़ता नहीं है, तनख्वाह आती रहती है, बच्चे भी नहीं पढ़ना चाहते, वो भी नहीं पढ़ाना चाहता। पढ़ना मतलब एक, और जब से मोबाइल आया तो मनोरंजन इतना हो गया। पहले तो मनोरंजन के लिए ही पढ़ता था, उपन्यास ले आता था कॉलेज से प्रोफेसर, उपन्यास पढ़ता था तो भी कुछ आनंद आता था और उससे उसको नॉलेज मिलता था। अब तो वो भी नहीं पढ़ता, तो पढ़ना बिल्कुल ही बंद है, पढ़ाई बिल्कुल बंद है उनकी। और जिसकी नौकरी लग गई और 60-70 हजार, 1 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख तनख्वाहें हो गई, तब से तो उसने पढ़ना बिल्कुल ही बंद कर दिया, तो कचरा हो गया बिल्कुल, तो उसको समझ में नहीं आती कुछ। इसलिए आप पेपर देखते हैं तो उसमें सब वो उनकी जो अनगढ़ता है वो दिखाई पड़ती। तो ये पूरे मध्य प्रदेश की सामूहिक समस्या है, और दूसरे स्टेट की भी है, लेकिन दूसरे स्टेट में कम है, वो इतनी गलतियां नहीं करते हैं। यहाँ तो गलतियां भी बहुत करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, कभी कभी एक ही महीने की प्रतियोगिता दर्पण से पूरा ही पेपर बना देते हैं, तो वो एक ही महीने के सारे क्वेश्चन होते हैं। अभी मुझे बता रहा हूं मैं आपको, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के करंट से बहुत प्रश्न होंगे। इन दिनों में पेपर बनाएंगे, वो 1-2 दिन में उसको पेपर बनाने के लिए दिया जाएगा, तो बस वो शुरू हो जाएगा। अभी तो अभी जो घटनाएं चल रही है उससे, तो चलो जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं। जल्दी से मैं आपको इसके आंसर अपने स्तर पे बताता हूँ, फिर आप इसको खोजते रहना। पहला क्या था? सरला ग्रेवाल, ये चूंकि मध्य प्रदेश की राज्यपाल रही हैं, पहली महिला राज्यपाल थी। और राज्यपाल की लिस्ट, इसका मतलब राज्यपाल की लिस्ट बना के अच्छे से रटना है आपको, ठीक है? ये सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड, रिचर्ड एटनबरो का, जो हमने बताया था, गांधी मूवी के निर्माता निर्देशक थे, डायरेक्टर थे रिचर्ड एटनबरो। बेन किंग्सले ने जो भूमिका निभाई थी, और ऑस्कर में ना कई सारे ऑस्कर मिले थे उसको। अगला था हिम तरंगिणी, ये किसने लिखी थी? माखनलाल चतुर्वेदी ने। तो माखनलाल चतुर्वेदी, मध्य प्रदेश के जितने भी साहित्यकार हैं, उन सब साहित्यकारों की जितनी रचनाएं हैं वो सब रटना है आपको। तो मध्य प्रदेश से कितने प्रश्न आने की संभावना है? तो मुझे लगता है कि 30 तक आ सकते हैं, कम से कम 10 तो आते हैं, है ना? तो मिनिमम 10 और ज्यादा से ज्यादा 50,
लेकिन एवरेज निकालेंगे तो 25 से 30 प्रश्न जो है हर वर्ष पूछे जाते हैं एवरेज मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश की स्पेशल अगर आप तैयारी करोगे तो 15 दिन आप मध्य प्रदेश को दे देंगे तो काफी हद तक ये जो 25 से 30 प्रश्न है इसमें से 24 प्रश्न 23 प्रश्न तक आप ठीक कर पाओगे 30 में से, बल्कि और ज्यादा। तो ये तय हो सकता है कि कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। तो केवल आप साहित्यकारों के साहित्य कहते हैं, एक आध साहित्यकार जरूर पूछता है, ठीक है। तो साहित्यकारों की लिस्ट बना लो और उनके जितने साहित्य लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट किताबें हैं उनको पढ़ लो तो आपका प्रश्न हो जाएगा। अभी बता देता हूं मैं आपको बहुत सारे। तो 2 दिन हम क्लास थोड़ा सा एमपीपीएससी स्पेसिफिक करेंगे, तो आप अपने स्टेट का बना लेना, जो लोग जिस स्टेट के हैं बीपीएससी वाले उधर का बना लेना, बिहार वाले उधर, यूपी पीसीएस वाले बना लेना, महाराष्ट्र वाले हैं तो राजस्थान वाले हैं, तो जो जहाँ के हैं वो अपने अपने राज्य का ये सूची बनाइए, ठीक है। तो ये काम आएगा। और जो एमपीपीएससी दे रहे हैं उनको तो ये बनाना है। नेक्स्ट बताइए। हाँ, भीमा नायक, हाँ, मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम से एक आध प्रश्न जरूर आता है। तो मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई, कौन कौन लीडर्स थे, जनजातीय विद्रोह जो हुए हैं उनके नायक कौन थे, कौन नेता थे, और सन भी पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश वाले तारीख भी पूछते हैं, तारीख भी आती है कि कौन सी तारीख को ये हुआ था और उनको क्या प्राइज मिला है, या विद्रोह को कैसे दबाया गया, किस नेता ने दबाया था, यानी कि अंग्रेजों के लीडर कौन थे जिन्होंने विद्रोह को दबाया। इस प्रकार के प्रश्न है। तो मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता संग्राम या मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। तो स्वतंत्रता संग्राम के कई सारे फेज हैं, यानी 1857 की क्रांति वाला फेज, उसके बाद असहयोग गांधी के आंदोलन में, फिर जनजातीय विद्रोह के रूप में। तो 3 तरीके से स्वतंत्रता संग्राम जो है वो पढ़ा जाता है। तो इसके लिए अलग से किताब भी आती है, हिंदी ग्रंथ अकादमी वाले ने निकाल रखी है, या फिर एक आप सामान्य अध्ययन होता है एक हिंदी ग्रंथ अकादमी का, उसमें पीछे वाले पेज पे, पीछे वाले हिस्से पे मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान वो दिया हुआ है। तो वो सीधा सीधा प्रश्न मेंस में भी आता है, तो अभी से उसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो मेंस, इंटरव्यू, प्रीलिम्स तीनों के लिए तैयार हो जाएगा। जो लोग यूपीएससी कर रहे हैं उनको हम रिकमेंड करेंगे कि वो एमपीपीएससी की परीक्षा दें, क्योंकि एमपीपीएससी की परीक्षा देने से उनका इंटरव्यू की तैयारी हो जाएगी। अगर वो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो उनसे इंटरव्यू में मध्य प्रदेश से रिलेटेड काफी प्रश्न होंगे, और आप उन दिनों में इंटरव्यू के समय में मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ना चाहेंगे तब आपके ऊपर बहुत दबाव होगा, क्योंकि आप करंट अफेयर्स का काफी पढ़ने का रहेगा। और चूंकि आप मध्य प्रदेश से जाते हैं तो 5-6 लोग जो बैठते हैं वहां पे इंटरव्यू में, उनमें से एक आध आदमी मध्य प्रदेश से प्रभावित होता है या मध्य प्रदेश से होता है, और वो आशा करता है कि आपको मध्य प्रदेश के बारे में पता हो, और जब नहीं होगा तो वो बड़ा निराश होता है, और फिर वो सोचता है अब आपसे क्या अपेक्षा करें, आपने जो भी मेंस में लिखा है वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन बाकी आपको अपने स्टेट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसे में नुकसान हो जाता है। खास करके वो बच्चे जो 2-3 साल से दिल्ली में रहते हैं और वहीं तैयारी करते हैं, तो दिल्ली के लोगों में मध्य प्रदेश के प्रति भूख जो है ना अलग ही टाइप की। वहाँ के बच्चे बुक स्टॉल वालों से किताबें खोजते पड़ते, मध्य प्रदेश का कुछ है क्या, मतलब इतना इन दिनों में डिमांड आई होगी वहाँ पर, सब लोग एमपी की किताबें खोज रहे होंगे वहाँ पे। तो मैं तो पहले मैगजीन के सिलसिले में जाता था काफी, तो सारी शॉप पे जो है मुझे बोलते थे पब्लिशर, सर हम मदद कर देते हैं, आप मध्य प्रदेश का कुछ निकालिए, ये करिए, तो हम जो है पैसा लगा देंगे, इन्वेस्टमेंट कर देंगे, बहुत कमाई होगी, बहुत डिमांड है। तो वो लोग चले जाते हैं वहाँ, तैयारी करते हैं, लेकिन फिर एमपीपीएससी का वो बेस तैयार नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है एक आध एमपीपीएससी का अटेम्प्ट मेंस लेवल तक भी जाके कर लिया ना, चाहे सिलेक्शन ना हो, लेकिन वो बच्चे फिर बहुत अच्छा जवाब बताते हैं इंटरव्यू में। तो जिनको यूपीएससी करना है, एमपीपीएससी नहीं भी देना है, कम से कम इंटरव्यू की तैयारी के लिए एमपीपीएससी 1.5 महीना पढ़ लेना बुराई नहीं है, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। लेकिन आपका एमपी से होना जरूरी है, बिहार यूपी वाले ना पढ़ें वो अपने वहाँ का पढ़ें, ठीक है, क्योंकि उनसे एमपी का मुश्किल पूछा जाएगा। जो क्या लिखा आपने, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा हमने इसलिए लिखा है कि 2 जगह आता है, एक तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का पार्ट हो जाता है फतेहपुर सीकरी के कारण, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट भी बनानी है आपको, उसको बहुत अच्छे से करना है। 1 या 2 प्रश्न आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट से होंगे, पक्का होंगे।
तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगर आपकी बहुत अच्छी हो गई तो आप बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। दूसरा वो गुजरात विजय की याद में बनाया गया, तो इस एंगल से भी पूछा जाता है कि क्यों बनाया गया था। तो तीसरा अकबर में पूछा गया। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मिडिवल हिस्ट्री से जो पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न वो मुगल काल से होते हैं, मुगल पीरियड से सबसे ज्यादा प्रश्न। मिडिवल से अगर कोई प्रश्न बनेंगे तो अगर आप बहुत कम समय में हिस्ट्री तैयार करना चाहते हैं और मिडिवल ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग भी है और बहुत ज्यादा भी है, तो आप केवल मुगल काल पढ़ लीजिए। मुगल काल में भी समय नहीं है तो केवल अकबर पढ़ लीजिए। अकबर से एक आध प्रश्न मिल जाएगा आपको केवल अकबर वाले हिस्से से, कि अकबर ने जिंदगी में क्या किया, उसके नवरत्न कौन थे, उसके समय में कौन कौन सा साहित्य की रचना हुई, उसके समय में स्थापत्य आर्किटेक्चर कैसा था, और अकबर का जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, और अकबर के समय में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। अगर ये भी आप करेंगे तो मुझे लगता है कि वहां से क्लिक करेगा क्वेश्चन, है ना। अब ये आप देखना, अब ये आज का जो लेक्चर है इसको संभाल के रखना, तो आप इसको रिवाइज करना। आप पेपर होने के बाद आप देखेंगे कि इसमें से कितने सारे प्रश्न हैं केवल आज जो बताया जा रहा है उसमें से, ठीक है। तो ये बहुत शॉर्टकट है, बहुत शॉर्ट। कल भी हम बताएंगे लेकिन आज थोड़ा सा इन प्रश्नों से के आधार पे बताने। तो ये प्रश्न हमने सैंपल वहां से उठाया है, अकबर वाले हिस्से से खास करके, ठीक है। चलिए और बताइए। आर्टिकल 143 इसलिए क्योंकि संविधान में हमने बहुत सारे आर्टिकल का जिक्र देखा होगा, लेकिन इस साल जो आर्टिकल जरूरी है, इस साल सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड 142 अयोध्या मामले से रिलेटेड यूज हुआ है। आपको पता है कि 142 का यूज किया है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारा। अभी वो 1500 पन्ने का जो वो वर्डिक्ट है वो क्या है कि दरअसल वही अपने आप में चैलेंज है, तो अभी लोग पढ़ ही रहे हैं उसको है ना। स्पीड बहुत धीमी है ना, तो अब धीरे धीरे खोद खोद के अभी व्याख्या करेंगे। अभी 6 महीने बाद तक उसकी व्याख्याएं आती रही कोर्ट में, तो चीफ जस्टिस निकल लिए और धीरे से थोड़ा सा जवाब देके, है ना, वो आदेश सुना दिया उनको। उनको मालूम था पंगा होगा, सब जानते हैं कि पंगा होगा, इसलिए सुनाओ ये वाला, क्योंकि इसमें पंगा नहीं होगा। तो कम्युनल हार्मनी बनाने के लिए पूरा देश जानता है कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए ये किया गया। अगर ये नहीं करते तो समस्या खड़ी होती, है ना। तो इसके सिवा और कुछ नहीं है। बाकी तो उसमें उन्होंने सारा चीड़ फाड़ करके रख दिया कि उनकी क्या मजबूरी थी, उन्होंने बता दिया। ये बोले हम विशेष शक्ति का प्रयोग करके 5 एकड़ जमीन जो है हम उनको वहां दे रहे हैं, और यहाँ दावा बनता है लेकिन हम उसको नहीं मानते क्योंकि ये हमारी कोर्ट की विशेष शक्ति है। 142 आर्टिकल 142 उनको स्पेशल पावर देता है, किसको, सुप्रीम कोर्ट को, कि किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए वो अपनी उस विशेष शक्ति का उपयोग कर सकते। दरअसल उन्होंने विशेष शक्ति का उपयोग किया, इसका मतलब है कि उसका मुद्दा जो है वो उनके फेवर में, कम्युनल हार्मनी के फेवर में करना चाहते, है ना। जैसे आपके परिवार में कोई है कि कोई बच्चा ज्यादा जिद कर रहा है या कोई ज्यादा परेशान कर रहा है, तो उसको बोल देते हैं ना कि यार तुम तो समझदार हो ना, तुम अभी एक काम करो, तुम इसको दे दो, मैं तुम्हारे कुछ दूसरा कर दूंगा। वो उसको बेला फुसला देता है, तो वो विशेष शक्ति का प्रयोग करके उसको जो है चुप करा देता है। ये बहुत ही, यानी मुझे लगता है कि बाद में जाकर के जब इसके एनालिसिस होंगे और लॉन्ग टर्म अगर आने वाली जनरेशन ने खूब पढ़ाई करना शुरू कर दी तो वो बहुत ठगा सा महसूस भी करेगा उसको। मतलब उसको लगेगा कि जीत के भी हार गए, मतलब बहुत बेकार सा लगेगा। लेकिन बशर्ते वो पढ़े, पढ़ लिख करके समझ विकसित करे तो फिर वो लगेगा, अदरवाइज तो कभी नहीं लगना है। और धर्म के चश्मे से देख करके तो कभी लगना नहीं है, क्योंकि उसमें तो सवाल ही नहीं उठता। और दूसरा, उसके इस वर्डिक्ट को, इसका मतलब अयोध्या वर्डिक्ट से रिलेटेड कोई न कोई एक आध क्वेश्चन बन सकता है। ये 143 राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्ति, ये राष्ट्रपति का एडवाइजरी पावर है, यानी कि वो एडवाइस ले सकता है किससे, जब भी कभी उसको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ठीक से उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसका दायित्व क्या है, इस समय में राष्ट्रपति को क्या करना चाहिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट से वो सलाह ले सकता है। ये आर्टिकल 143 है। तो आर्टिकल 143 जो है ये, इसकी व्याख्या आपको इस साल के आर्टिकल निकालने हैं 2017, 18, 19, पिछले 3 सालों में जो आर्टिकल सबसे ज्यादा यूज हुए हैं उनको आपको निकालना है और उनके बारे में बात करना है। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन डेवलप हुआ है। अब आप ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन नहीं है, खुद डॉक्टर अम्बेडकर इसके बारे में नहीं जानते थे,
ये बाद में सुप्रीम कोर्ट ने विकसित किया है। अब ये विकसित किया है तो ये क्या चीज है, अब ये प्रीएम्बल के इक्वल हो गया। प्रीएम्बल में जैसे पूरे संविधान की मंशा दी हुई है, ऐसे भारतीय संविधान जो है वो सेक्युलर है और धर्मनिरपेक्ष है। ये बात कहाँ है, एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में। इसलिए उन्होंने ये भी जिक्र कर दिया साथ साथ, प्रोविजन बना दिए उसके, कौन सा, वर्शिप प्रोविजन एक्ट 1991, उसका भी जिक्र कर दिया कि ये जो है फैसला हम दे रहे हैं ये कोई हमेशा के लिए नहीं है कि ये बाकी और धर्म स्थलों का भी आप निकाल के ले आओ। उन्होंने कहा 1950 में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पे हस्ताक्षर किए हैं और 1947 में देश आजाद हुआ, तो 15 अगस्त 1947 के बाद में कोई भी व्यक्ति किसी भी कोर्ट में राम मंदिर को छोड़ के, उन्होंने साफ लिख दिया था उसमें, राम मंदिर को छोड़ के किसी भी मसले पे जाकर के ये नहीं कहेगा कि इसमें खुदाई करेंगे तो नीचे ये मिलेगा। ठीक है, ऐसी बात करेगा ही नहीं कोई व्यक्ति इस देश में, क्योंकि ये इतिहास है, बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, और लंबे चौड़े इतिहास में कुछ भी खोदेंगे तो कुछ भी निकलेगा। और शुंग वंश ने सबसे पहले जो है मंदिर बनाए, मान लिया जाए, या गुप्ता काल में बने थे, सबसे पहली बार मंदिर तो गुप्ता काल में आए थे, उससे पहले तो सारे स्तूप थे, तो हजारों लाखों स्तूप जो है तोड़ करके मंदिर बनाए थे। तो बुद्ध धर्म के दावे हो जाएंगे ऐसे, तो फिर जैन उठ खड़े होंगे, तो फिर तो कुछ होगा नहीं, तो तमाशा खड़ा हो जाएगा, ऐसे तो कोई सुख से जी नहीं पाएगा। पर यही काम है कि इसके नीचे कल ये निकला, कल के नीचे फिर और कुछ निकल आएगा, तो तो उसका कोई लेना देना नहीं। तो अब ये है कि अब कोई खुदाई नहीं करेगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे का कोई सहारा नहीं लेगा, और इसके बाद में जो भी वर्शिप हो रही है, नमाज हो रही तो केवल नमाज होगी, पूजा हो रही तो केवल पूजा होगी। कोई ये दावा नहीं करेगा कि पहले ये था और बाद में ये हो गया। केवल इसको बाहर निकाला था उन्होंने, राम मंदिर वाले को, क्योंकि वो डिस्प्यूट पहले से कोर्ट में था, तो उन्होंने कहा चूंकि ये कोर्ट में है और ये केस चल रहा है और अंग्रेजों के समय से चल रहा था, तो उन्होंने कहा इसको छोड़ देते हम लोग। तो उसी का रास्ता निकाल करके सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसका हवाला दिया कि देखो हम ये दे तो रहे हैं, लेकिन उसमें छूट की वजह से दे रहे हैं, 1991 के एक्ट के तहत उसमें ये छूट है, इसलिए हम आपको फैसला दे रहे हैं। लेकिन ये नजीर नहीं बनेगा, ये प्रेसिडेंस नहीं बनेगा। ऐसा ना हो कि आप इसका हवाला दे करके फिर कहीं पे भी कुछ तो भी नया, तो अभी आप उसको पढ़ोगे 1500 पेज, तो उसमें बहुत सारे बाउंडेशन है। उसमें ऐसा लगता है किसी को दे भी दिया, उसके बाद जैसे किसी बच्चे ने कहा बोले मेरे साइकिल ले आओ, साइकिल ले आओ, और उसकी साइकिल ले आया, लेकिन उसमें साथ में लिख दिया इसको घर के सब लोग चलाएंगे तो फिर वो लटक गया तो वैसा काम हो गया वो। मतलब इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा, उसको पूरा आप वर्डिक्ट देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा, बहुत सारे पेज है, इतना आसान नहीं है। जैसे उनको जाना था तो जल्दी से निकल लिए तो अपना रास्ता बना लिया उन्होंने, भाई बहुत इतना आसान नहीं है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। खैर, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल भी है और मुद्दा भी है। और बताइए अगला। हाँ सॉरी, विजय घाट, ओके, हाँ विजय घाट जो बताया था, ये दरअसल इसलिए बताया हमने विजय घाट, 2-3 कारण हैं इसके। एक तो मॉन्यूमेंट 2 तरह के हैं, एक स्मारक वो हैं जो आर्कियोलॉजिकल स्मारक हैं, पुरातात्विक स्मारक हैं, और दूसरे स्मारक वो हैं जो हमने अभी इन दिनों में बनाए हैं। इन दिनों में बनी हुई चीजें भी बहुत मायने रखती हैं, जैसे अभी सरदार पटेल की मूर्ति बनी है ना, तो सरदार पटेल की, उसको हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी बोलते हैं। तो अभी इन दिनों में बहुत ऐसी चीजें हुई है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में हम लोगों ने क्रिएट किए हैं। जगह जगह पर हमने ऐसे स्मारक बनाए हैं, सरकारी चीजें खड़ी की हैं और धार्मिक चीजें खड़ी की हैं, तो उनको आपको, और वहां पर उत्सव होते हैं, समारोह होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, तो ये आपको करना है। ठीक है, कि स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है, विजय घाट क्या है, समाधि है किसकी, हाँ, तो तमाम नेताओं की समाधियां, फिर उनके म्यूजियम और उनके मूर्तियां और ये जो सब बनी हुई है उनकी याद में, ये सब आपको करना पड़ेगा। उसका कारण है कि इनके साथ कुछ न कुछ उद्देश्य जुड़े हैं, नामकरण में भी कुछ न कुछ उद्देश्य जुड़े हैं। अब स्टेचू ऑफ यूनिटी बोला है, इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन के प्रतीक माने जाते हैं, क्योंकि लोह पुरुष भी कहे जाते हैं और
उन्होंने भारत को एक करने की कोशिश की, सारी रियासतों को एक किया। तो उसके नाम के पीछे भी ये है, स्थान जो है वो इसलिए है क्योंकि वो उनका गुजरात जो है उनका जन्म स्थल है, इसलिए वो गुजरात में बनाया गया। और साथ साथ सरदार सरोवर और नर्मदा को भी जोड़ा गया है, क्योंकि नर्मदा जो है वो वहाँ की लाइफलाइन है एक तरह से गुजरात की, और वहाँ लोगों को ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन और ये सब प्रोजेक्ट में काम कर रहा है सरदार सरोवर। तो ऐसी सारी चीज़ों को आपको जोड़ के रखना है। अभी आप देखेंगे कि कुछ जो स्मारक हैं वो स्मारक है जैसे अमर जवान ज्योति है ना, या ऐसे जो हम लोग स्मारक बनाते हैं, हमने शौर्य स्मारक बनाया है मध्य प्रदेश में। एक तरह से ये एक प्रकार का यूनिक है, बहुत कम स्थानों पर इस प्रकार के स्मारक हैं। तो आपसे हो सकता है शौर्य, क्योंकि पहले भारत भवन के, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के बहुत प्रश्न आए थे, तो अब इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो इसके साथ साथ आप एक और जोड़ लीजिएगा, मध्य प्रदेश के प्रशिक्षण संस्थान, मध्य प्रदेश के यूनिवर्सिटीज, मध्य प्रदेश के स्पेशल कॉलेजेस जो यूनिक कॉलेज हैं एकदम, और कुछ ऐसे संस्थान जो जाने जाते हैं जैसे कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, भारत भवन, जनजातीय संग्रहालय, स्टेट म्यूजियम। और वहाँ चले जाएंगे आप इंदौर में तो वहाँ आर्ट से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हैं, फाइन आर्ट से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें, पेंटिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, और साथ में इन संस्थानों के प्रतीक यानी कि व्यक्ति, पर्सन्स जो जुड़े हुए लोग हैं। तो इसलिए आप देखते हो कि कभी हबीब तनवीर पूछा जाता है क्योंकि वो रंगमंच से जुड़े, रंगकर्म से जुड़े हुए हैं। तो जो कालिदास सम्मान का जो अलग अलग हिस्सा है, जितने हिस्से हैं कालिदास सम्मान जो दिए जाते हैं, उन सब से जुड़े हुए, विधाओं से जुड़े हुए लोगों की सूची बनाई है, मध्य प्रदेश की प्रतिभाओं की सूची बनाई है, और उनके जीवन परिचय को पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, एक सूची मध्य प्रदेश के स्पोर्ट्स पर्सन की बनाई है, मध्य प्रदेश के स्पोर्ट्स पर्सन, और मध्य प्रदेश में स्पोर्ट्स, खिलाड़ी। ठीक, और बताइए। AgNO3, ये हम इसलिए बात कर रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट। अब क्या है कि रसायनों के बारे में, विटामिन के बारे में, और इनमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं। केमिस्ट्री से भी बोल सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री से भी कह सकते हैं, और कई बार आप बायोलॉजी से भी कह सकते हैं। तो ये प्रश्नों की सूची कैसी होगी, ये हमेशा उपयोगिता के ऊपर आधारित होती है कि किसका उपयोग, यूटिलिटी किसकी ज्यादा है, एप्लीकेशंस किसके ज्यादा है। जो जितना ज्यादा उपयोगी है उसका प्रश्न आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो उपयोग पर आधारित रसायन, लगभग सभी रसायनों का उपयोग होता है, लेकिन कॉमन यूज किसका ज्यादा होता है। तो ये जैसे सिल्वर नाइट्रेट है ना, तो फोटोग्राफी में यूज होता था, और भी कई जगह होता था, लेकिन एक्सरे के लिए और तमाम जगहों पे यूज होता था। लेकिन अभी और भी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं, ऐसे खनिज हैं, मिनरल्स हैं जो मध्य प्रदेश में निकलते हैं, खास करके मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं हम लोग। उनको आपको सूची बनानी है, और उनके अयस्क के नाम लिखने हैं, उनके केमिकल फार्मूला लिखने हैं, और उनके उपयोग लिखने हैं कि इसका उपयोग किस में होता है। ठीक है, और ये जो फार्मूले हैं ये फिर उधर चले जाएंगे विटामिन में, जैसे राइबोफ्लेविन क्या है, साइनोकोबाल्मिन क्या है ना, और उसके रासायनिक नाम और उनके मुख्य तत्व लिख सकें तो और ज्यादा अच्छी बात है। तो रासायनिक तत्वों को या रासायनिक यौगिकों को पहचानना, उनके इंपॉर्टेंट यूजेस बताना, और उनका अगर शरीर में कोई यूज है, शरीर से जुड़ा हुआ, या उनकी कमी से कोई बीमारी होती है तो वो बीमारी का नाम लिखना है ना। कुछ तत्वों की कमी हो जाती तो उससे हमको बीमारी हो जाती, रोग हो जाते। तो रोग जो होते हैं उनके नाम, थोड़ा सा मेरे नेचर के खिलाफ है इस टाइप से पढ़ाना, लेकिन मैं चूंकि अब आपको एग्जाम निकालनी है तो अपने स्तर से गिरना पड़ता है।
ऐसे लगता है कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इस टाइप से, क्योंकि अपने फ्लो में नहीं आ पाते, है ना। हमारा फ्लो नहीं है, ये हमारा एरिया भी नहीं है, हम इससे नफरत भी करते हैं, लेकिन अब नफरत करने से होगा नहीं ना, जॉब तो चाहिए। आप लोगों को जॉब दिलाना ज़रूरी है कि आपका सबसे पहले जॉब लग जाए, और जॉब आसानी से इसी से लगेगा, और हमारे स्तर गिराने से ही यदि खुश हो सकते हैं सब और जॉब लग सकता है, तो स्तर गिरा लेते हैं, उसमें क्या है, उससे फ़ायदा होता है तो वो कर लेते हैं। बाकी हम अपने फ्लो में बात करना चाहते हैं, नॉलेज के लेवल पर, एनालिटिकल लेवल पर, थॉट प्रोसेसिंग लेवल पर बात करना चाहते हैं। ये सब क्या है कि ये बहुत ही प्राइमरी स्कूल टाइप वो चीज़ है, या किसी अनपढ़ आदमी को, गंवार आदमी को रास्ता बताने जैसा है, क्योंकि उसको ये भी नहीं पता लेफ्ट राइट, उसको बोलो टावर, टावर भी नहीं पता, तो उसको कैसे बताएंगे, अरे वो देखो इधर आओ, ये सीधा दिख रहा है कुछ। तो उसको उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर वहां जाकर के ऐसा करना, ये जो हाथ है ना, इस तरफ मुड़ जाना, मतलब इसको, उसको कैसे समझाएंगे, यानी बहुत बुरी स्थिति है। एमपीपीएससी पढ़ाना मतलब इसमें सर पक जाएगा, है ना। तो कोचिंग वालों को दुगनी फीस लेनी चाहिए एमपीपीएससी के लिए, क्योंकि सामने, पर वो भी उनका स्तर भी, कोचिंग वाले का भी स्तर वही होता है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, एक जैसे मिलते हैं ना दोनों, तो वो बहुत कंफर्ट महसूस करता है उसमें। अब हमको तो गिराना पड़ता है, दिक्कत आती है। ये चलो गिर के भी उठ जाओ तो ठीक है ना, गिर कर उठने का नाम जो है एमपीपीएससी है, ठीक है। चलो क्या क्या लिखा है, हाँ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखो एनवायरनमेंट से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आएंगे मिनिमम, 5 क्वेश्चन। एनवायरनमेंट इकोलॉजी अलग से सिलेबस में, सिलेबस ही वहीं से शुरू हो रहा है आपका, आपने देखा है। एमपीपीएससी का यदि आप सिलेबस देखेंगे तो 10 पार्ट, 10-11 बिंदु हैं उसके, उसमें से पहला बिंदु है। तो कई बार तो क्या होता है, कोई कोई जो टीचर होता है पेपर बनाने वाला, तो वो सोचता है कि ये 10 बिंदु है, मतलब एक एक से 10-10 प्रश्न पूछना है, तो वैसा भी बना लेता है पेपर, ठीक है। इनके लिए कोई गाइडलाइन और स्पेशली इनको ट्रेनिंग देने वाला पता नहीं कोई है नहीं, एक बहुत बड़ी समस्या है। 5 प्रश्न बिल्कुल बनेंगे, उसमें से एक आध प्रश्न तो प्रोटोकॉल का आ जाएगा। एक प्रश्न प्रोटोकॉल का इसलिए आएगा क्योंकि पर्यावरण को ठीक करने के लिए जो प्रयास किए गए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा प्रयास नहीं किए। एक तो वाइल्ड लाइफ एक्ट बना दिया और एक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया, फिर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना दिया, और अब हमने जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में लिया है, और 2021 से क्या लिया है, क्योटो प्रोटोकॉल की जगह पे क्या किया, हाँ भूल गए, बताया तो था आपको, नहीं भैया ना, नहीं, क्योटो प्रोटोकॉल तो खत्म हो रहा है, उसकी जगह 2021 से क्या लागू हो जाएगा जो 2030 तक चलेगा, भूल गए। पेरिस एग्रीमेंट में तय क्या किया, बनाएंगे क्या, कॉप थोड़ी, कॉप तो सम्मेलन का नाम हर साल होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। आपको कंट्रीब्यूटिंग करना है ना, कंट्रीब्यूट करना है ना कंट्री का, कंट्री लेवल पे, हाँ क्या बोलेंगे उसको, कंट्रीब्यूशन को क्या बोला, भूल गए, हाँ क्या, हाँ नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूटिंग, फिर एनडीसीज, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित किए गए कॉन्ट्रीब्यूशंस, एक तरह से। तो भारत जो है वो कंट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल की जगह वो आएगा, तो इसके प्रश्न आएंगे एनडीसीज। बताया था क्लास में, भूल गए, एनवायरमेंट वाली क्लास देख लेना, मुझे भी बहुत समय हो गया उसको, तो वो वाली देख लेना, तो उससे आपको एनवायरमेंट की शायद 4-5 क्लास है ना, अभी फिर चलेगी। हम लोग अभी ज्योग्राफी के तुरंत बाद लेंगे, तो शायद एग्जाम होगी उससे जस्ट पहले एनवायरमेंट ही चल रहा होगा, तो उसमें क्लियर हो जाएगा।
पोल्यूटेंट्स, PM 2.5 एंड PM 10 के ऊपर पूरे चांस हैं क्वेश्चन बने, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा माहौल है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी है ना। तो दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, PM 2.5 क्या होते हैं, PM 10 क्या होता है, इनसे कौन कौन सी बीमारियां हो जाती है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन और शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, हर चीज के इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे सॉल्यूशन क्या है, नेशनल लेवल पे सॉल्यूशन हम लोग क्या करने वाले हैं, ओशियनिक पॉल्यूशन का क्या हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन के लिए हम लोग और क्या चीजें कर रहे हैं, दूसरा वेस्ट ट्रीटमेंट के बारे में क्या है ना, डिस्पोजल के और हैजार्डस केमिकल वाला, तो जो खतरनाक रसायन है उनके लिए। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रश्न लेके एक सीरीज शुरू होती है एक तरह से इन्वायरमेंट वाले हिस्से की। तो हम लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ें, आप लोगों को पूरी 10-12 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, तो 10-12 घंटे पढ़ाई करेंगे तो MPPSC को 4 घंटे पढ़ना शुरू कीजिए। तो 4 घंटे जो MPPSC में पढ़ेंगे वो खत्म होते जाएंगे। जैसे इन्वायरमेंट का प्रोटोकॉल वाला हिस्सा करेंगे तो 2 घंटे में खत्म हो जाता है, तो उसको तीसरे चौथे दिन फिर रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो ये खत्म होते जाएंगे, आपने ये सब नोट करते जा रहे हैं ना। फिर मैं कभी नेक्स्ट डे 20 क्वेश्चन लिखवाऊंगा, फिर आपको नए सिरे से नए प्रश्न और नया टारगेट, तो ये आप टारगेट बनाते जाए, खत्म हो जाएगा सब। फिर आपको लगेगा सारे प्रश्न उसी में से। और जितनी क्लास हम केवल MPPSC के बारे में ले लें अभी बची हुई, तो वो पूरा हो जाए, लेकिन ऐसा हम कर नहीं सकते तो इसलिए हम अभी 2 क्लास ले रहे हैं, 2-3 क्लास बीच में लेंगे और 2-3 क्लास आखिरी में लेंगे, 4 क्लास आखिरी में ले लेंगे। तो ऐसा करके टोटल 10 क्लास ले लेंगे, तो एक एक क्लास से अगर 10-10 प्रश्न भी आते हैं तो 100 हमारी तरफ से हो जाएंगे। फिर आप देखना आप कितना श्रद्धा कर पाते हो। हमने जो यहाँ बोला है उसी में से आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन उस लिस्ट को आपको करना पड़ेगा। हम तो दावा ठोक देंगे, लिस्ट बताई थी हमने। ठीक है, आप नहीं कर पाए तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी है। कितने लोग हम्पी जानते हैं? हम्पी, हाँ सुना है ना, बस। जो लोग हम्पी जानते हैं इसका मतलब है कि आप वर्ल्ड हेरिटेज साइट समझते हैं। ठीक है, चापानेर, चापानेर कितने लोगों ने सुना है? चापानेर, चंपानेर, चापानेर, चंपानेर सुना है? मैं ही गलत बोल रहा चलिए ठीक है। फिर ये बताइए, केशवदास कितने लोगों ने सुना है? केशवदास, साहित्य पढ़ना पड़ेगा आपको, साहित्य में बहुत कमजोर है। हिस्ट्री, साहित्य। इसूरी, इसूरी कितने लोगों ने सुना है? सब आप लोग कहाँ से आए? अमेरिका से आए क्या? मध्य प्रदेश का ही तो है, बुंदेलखंड इसूरी। फिर कैसे होगा ये? फिर मैं थोड़ा सा और वेरिएशन कर रहा हूँ। तो छोटे छोटे साहित्यकारों को, कवियों को, उन सबको जो है फोकस कीजिएगा, आएंगे ये सब। हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब ले आइए, सामान्य अध्ययन पूरा पढ़ डालिए शुरू से लेकर आखिरी तक अंडरलाइन करके। अगर रोज पढ़ेंगे 4-4 घंटा तो मुझे लगता है कि 1 महीने में हो जाएगी। तो ये बहुत सारे प्रश्न, तो 90% क्वेश्चन तो उसी से हो जाएंगे। फिर करंट और करंट अफेयर्स और वो सब होगा। नेक्स्ट, रेन शेडो एरिया जो है वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है, जहाँ पर बारिश कम होती है क्योंकि उस हिस्से में बारिश ज़्यादा हो जाती है। तो जो माउंटेन होते हैं, हिली रीजन होते हैं, माउंटेन रीजन होते हैं, वो रेन को रोकते हैं। रेन उसी तरफ बारिश कर देती है, उसके दूसरी तरफ। और जैसा महाबलेश्वर में होता है, कई स्थानों पर होता है कि वो एक तरफ भी बारिश हो जाती है, दूसरा जो उसका हिस्सा है वो सूखा रह जाता है, तो उसको डेजर्ट जैसा होता है वहाँ पर। ऐसे एरिया को ज्योग्राफी में रेन शेडो एरिया। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको ज्योग्राफी की पढ़ना पड़ेगी कि रेगिस्तान में कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं, बर्फ में कौन से टर्म्स यूज होते हैं, टोपोग्राफी से रिलेटेड। तो पृथ्वी की टोपोग्राफी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, मानसून क्लाइमेट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। तो टर्मिनोलॉजिकल क्वेश्चन जो है कई बार बनते हैं, तो हम और आपको होमवर्क अभी ज्योग्राफी में देंगे। हालांकि हम बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा पढ़ने वाले हैं। 15 से लेके 20 क्वेश्चंस जो है हम अब करेंगे अभी, यानी ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट पढ़ेंगे।
और लास्ट में इंटरनेशनल रिलेशन एंड करंट अफेयर्स बता देंगे आपको जनवरी के दिनों में 10 दिन। तो उससे क्या होगा कि आपका इतनी जल्दी करना मुश्किल है, लेकिन हम जल्दी जल्दी करेंगे, आप होमवर्क करते जाना, क्योंकि हिस्ट्री हमने पढ़ा दी है, पॉलिटी हो गया है, और इकोनॉमी करंट में लेने की कोशिश करेंगे। तो आपका मध्य प्रदेश आपके जिम्मे सौंपता हूं मैं, है ना, मध्य प्रदेश आपको संभालना है। ठीक है, बाकी हम बताएंगे। और बताइए। बेतवा मध्य प्रदेश की नदियां, बेतवा से मध्य प्रदेश की नदियां जो है आपको तैयार करनी है। ये मध्य प्रदेश की एक नदी का नाम है। तो नदी जब आप करेंगे तो 4-5 चीजें मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में ध्यान रखना है। एक, ओरिजिन करना है, उद्गम कहाँ से है। दूसरा, वो कहाँ जाके मिलती है, कौन सी नदी में जाके मिलती है, कहाँ गिरती है, उसकी लंबाई क्या है, उसकी सहायक नदियां क्या है, उसके किनारे कौन कौन से प्रमुख नगर हैं, और उसके ऊपर कौन सी परियोजना चल रही है। और वहां पर अगर कोई वाटर एनिमल या ऐसा कोई कंजर्वेशन का प्रोग्राम है तो कंजर्वेशन प्रोग्राम के बारे में लिखना है। प्रोजेक्ट चलता है ना, जैसे घड़ियाल प्रोजेक्ट है, चंबल में घड़ियाल प्रोजेक्ट चलता है, तो क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट है, तो ऐसे प्रोजेक्ट जो हैं वो लिखना है। और टूरिज्म के हिसाब से कौन से वैल्यूएबल जगह हैं, वो टूरिस्ट प्लेस कौन सा है वहां पर, वो जानना है। दूसरा, उससे संबंधित कोई विवाद है और कोई नेशनल पार्क पड़ता है आसपास, और उससे संबंधित कोई ऐसा इशू है जो चर्चा में रहा है, और या जैसे बेतवा जो है वो अमृत क्रांति परियोजना से रिलेटेड है ना, हमारी जो नदियों के जोड़ने से रिलेटेड है। तो सरकार के पॉजिटिव, नेगेटिव या पब्लिक पार्टिसिपेशन वाले प्रोग्राम या फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाले कोई प्रोग्राम, या उसके आसपास कोई इंडस्ट्री है वहां से उसमें पॉल्यूशन है, इससे रिलेटेड कोई मुद्दे हैं, ये सारी चीजें जो है आपको, वैसे ये पूरे भारत भर का कर ले तो ज्यादा बेटर है। तो ज्योग्राफी में भी आपका हो जाएगा। और मुझे लगता है कि 9th का एनसीईआरटी ज्योग्राफी का, 9th का एनसीईआरटी ज्योग्राफी का जरूर पढ़िए। ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र, भारत का अपवाह तंत्र, तो उससे भारत का अपवाह तंत्र समझ में आएगा, ट्रिब्यूटरीज समझ में आएंगी, और एक अच्छा खासा जो है आपको रिवर सिस्टम जो है इंडिया का, ऑल इंडिया का, वो आप उसमें देख पाएंगे। फिर मध्य प्रदेश का आप इन किताबों से ले सकते हैं। अभी मैंने बहुत सारे पब्लिशर हैं, उनकी किताबें देखी नहीं है, तो मैं उनके बारे में दावा नहीं कर सकता, लेकिन हिंदी ग्रंथ अकादमी ने भी शायद अभी निकाली नहीं निकाली पता नहीं, लेकिन पुरानी जो सामान्य अध्ययन मिलता है, दोस्तों से फोटोकॉपी भी करा सकते हैं, ठीक है, वो अभी उससे ज़्यादा अच्छा कोई मैटर है नहीं। और इंग्लिश मीडियम में बुक्स जो बनाई हैं वो आप वेबसाइट ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि वो लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, खुद से कुछ नहीं बनाते, है ना। बहुत ज़्यादा किसी को बुद्धिमान मानने की आवश्यकता नहीं, सब कॉपी पेस्ट करते हैं वेबसाइट्स का, तो कॉपी पेस्ट में भी गलतियां कर देते हैं, इसलिए ओरिजिनल वेबसाइट पे जाके देखिए। तो mpinfo.org जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की, mp.nic.in और mp.info.org जो जनसंपर्क विभाग की, मुझे लगता है वहाँ काफ़ी कुछ सामग्री मिलेगी। या फिर डिपार्टमेंट वाइज जो वेबसाइट्स हैं मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट की, उन वेबसाइट्स को एक बार जरूर खंगाल लीजिए। कोई भी योजना जो सबसे अच्छी योजना है वो वहाँ ब्लिंक करती हुई नजर आती है। आसपास जो साइट लिंक्स होती हैं उनमें, साइट मैप में जो है वहाँ दिखाई देती है, कई बार नीचे दिखाई देती हैं, कई बार फोटोग्राफ होता है योजना का, कि उस योजना का एक फोटो बना होता है कि उस योजना के तहत होता क्या है। तो ये जो चीजें हैं ये आपको वेबसाइट विजिट करने मात्र से ही प्रश्न ठीक हो जाएगा। आपको लगेगा कि उस वेबसाइट के फ्रंट पेज पे, होम पेज पे जाने से आपका प्रश्न ठीक हो गया। तो आप हर डिपार्टमेंट की वेबसाइट सर्च कीजिए। मध्य प्रदेश के जितने भी डिपार्टमेंट है, सबसे पहले डायरेक्टरी कहाँ मिल जाएगी, mpinfo.org पे, वहाँ आपको मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स वाइज जो है डायरेक्टरी मिल जाएगी। और फिर उस डायरेक्टरी में जाकर के एक एक विभाग को खोलिए, जितने डिपार्टमेंट है, या फिर मिनिस्टर्स की लिस्ट निकाल दीजिए, कौन कौन मिनिस्टर्स हैं, तो उस मिनिस्टर से आपको डिपार्टमेंट के नाम मिल जाएंगे। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, और उसको सर्च कर लीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड मध्य प्रदेश, तो वो उसको करेंगे, हेल्थ हो जाएगा तो उससे आ जाएगा। उससे क्या होगा कि वहाँ आपको ऑथेंटिक डेटा मिलेंगे। और दूसरा, वहाँ पर पॉलिसी मिल जाएगी आपको स्टेट लेवल की, वहाँ पर सरकार के जो 1 साल के अंदर जो कार्यक्रम चले हैं, या जो प्रतिवेदन बोलते हैं, वार्षिक प्रतिवेदन, एनुअल रिपोर्ट, वो एनुअल रिपोर्ट मिल जाएगी। तो उससे बढ़िया सोर्स और कुछ नहीं हो सकता। मैं भी जब मैगजीन बनाता था तो इन्हीं को
इन्हीं को गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट को यूज करते थे। सब लोग बोलते थे आपकी मैगजीन में से सब आता है, हमने वहीं से लिया, ठीक है। तो वो आना ही था क्योंकि वो सारे गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट थे, तो हम और कुछ नहीं करते थे, तो यही करते थे। तो आपको सीधा सोर्स ही बता रहे हैं हम लोग, क्योंकि मैं भी अगर आपको नोट्स बना के दूंगा तो वहीं से दूंगा, उसके बजाय आप खुद देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसको रॉ फॉर्म में देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि एक आदमी जो है ऊर्जा विभाग की वेबसाइट पे जाएगा, एनर्जी डिपार्टमेंट की, और वहां से उसको लगेगा कि मैं केवल सोलर वाला ले लेता हूँ कि मध्य प्रदेश में सोलर एनर्जी, वो दूसरी एनर्जी को छोड़ देगा। तो हो सकता है वो विंड टर्बाइन को उतना इंपॉर्टेंस ना दे, तो आपका कोई क्वेश्चन जो है वो बिगड़ भी सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको सोलर के साथ साथ जितना भी अक्षय ऊर्जा है, जितनी भी दूसरी ऊर्जाओं के तो आप मध्य प्रदेश के अक्षय ऊर्जा की वेबसाइट पे जाइए। कई बार वेबसाइट अपडेट नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, ज़्यादा अपडेट नहीं है तो, लेकिन अधिकांश वेबसाइट पे काम हुआ है, बहुत आसान हो गया आजकल। और अब टेक्नोलॉजी समझने वाले लोग जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी और कमिश्नर बनने लगे हैं। पहले क्या था, आज से 4-5 साल पहले तक बुजुर्ग लोग थे तो वो कंप्यूटर जानते नहीं थे, ना ही उसमें इंटरेस्ट था, लेकिन अब जो लोग जा रहे हैं वो सब लगभग कंप्यूटर चलाते हैं, और अब वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। तो उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अपना इंटरेस्ट लिया है, और वो खुद भी वेबसाइट देखते हैं, उनको शर्म आती है ना, क्योंकि अभी तक पुराने ऑफिसर का ही फोटो लगा हुआ है। तो उनको लगता है कि सबसे पहले फोटो तो हमारा है उसके ऊपर, तो अपना फोटो के चक्कर में जो है वो पुराना भी बहुत सारा बदल देते हैं, डेटा भी बदलते हैं, क्योंकि योजना पुरानी रहेगी तो। और सत्ता बदली है ना, अभी फिर से शिवराज सिंह जी की होती ना सरकार, तो शायद इतना नहीं बदलता, क्योंकि अब सत्ता बदली है। तो पहले सब बीजेपी वालों के फोटो थे, ठीक है, तो वो अभी सहन नहीं होंगे, तो अब कांग्रेस वाले अपना फोटो चिपकाएंगे। अभी 6 महीने तक तो चिपका ही नहीं था उन्होंने, बीजेपी वाला ही चल रहा था। ठीक है, उनको पता ही नहीं था, अब बहुत दिक्कत था। ये भी अच्छा है, तो सरकार बदली है तो आपको नई वेबसाइट मिलेगी, अपडेटेड वेबसाइट मिलेगी, है ना। वही होती तो शायद वो उसी से काम चलाते रहते। ठीक है, तो देखिए जाकर के मंत्री का फोटो चेंज किया है कि नहीं तो आपको भी लगेगा ना कि एमपीपीएससी में जा रहे हैं, तो कम से कम यहीं से काम शुरू किया जाए। चलिए, तो ये हो गया। और बताइए, एनटीपीसी का फुल फॉर्म मैंने इसलिए पूछा, बहुत सिंपल है, लेकिन 4-5 चीजें हैं। एक तो मध्य प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र के में बहुत सारा काम हो रहा है, थर्मल पावर के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो कहाँ कहाँ पर मध्य प्रदेश में कोयला है, कहाँ कहाँ थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैं, एनटीपीसी के हैं, किसके हैं। और दूसरा, आपको कई बार उनके फुल फॉर्म से रिलेटेड इस तरह से प्रश्न तो नहीं आते, लेकिन हेडक्वार्टर से रिलेटेड फुल फॉर्म को घुमा फिरा करके किस विभाग से संबंधित है, कैसे करके, ऐसे करके प्रश्न तो आते हैं। तो ये एक बहुत सरल प्रश्न था, ये आपका स्कोर बढ़ाने के लिए जानबूझ करके हमने डाला था, क्योंकि अधिकांश लोग इसको जानते होंगे कि एनटीपीसी क्या है। दूसरा, एक निजीकरण का दौर चल रहा है, अभी 5 कंपनियों का जो है वो निजीकरण होना है, तो सरकार ने अभी उसकी छूट दी है, तो मार्च तक जो है उसका निजीकरण होगा। तो ये निजीकरण जिन जिन का हो रहा है वो कंपनियां कौन है, नवरत्न कंपनियां क्या होती है, महानवरत्न कंपनियां क्या होती है, और मिनी नवरत्न कंपनियां क्या होती है, मिनी रत्न क्या होता है, तीनों में डिफरेंस क्या होता है, उसका डिफरेंस क्या है तीनों का, और क्या इनका स्टेटस चेंज हो सकता है समय के साथ। ये कौन कौन सी ऐसी क्वालिफिकेशन है इनके लिए कि ये अपना स्टेटस अपने आप को अपडेट कर सकती हैं, दूसरे ग्रुप में जा सकते हैं, अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। तो अपग्रेड करने के लिए इन्हें क्या करना होता है। और जब महारत्न और नवरत्न है तो फिर इनका नेट प्रॉफिट ऐसा क्या हो गया कि इनको बेचना पड़ रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ जीडीपी में इनका रोल कंपनियों का। और अभी जीडीपी बेस रेट के ऊपर बहुत बहस चल रही है, द हिंदू में रोज आर्टिकल आ रहा है, तो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस में जीडीपी बेस रेट तैयार कर लीजिएगा। सरकार पे आरोप लग रहा है कि वो जानबूझ करके जीडीपी बेस रेट ऐसा ले रही हैं जिससे आगे प्रोग्रेस दिखे, क्योंकि 2016 17-18 को ले रही हैं, और 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो सबसे वर्स्ट ईयर था वो इकोनॉमी का, जब एकदम डाउन था। मान लिया जाए कि आपके यहाँ फसल बहुत अच्छी हुई और 400 क्विंटल फसल हुई और ठीक ठाक चल रही थी, और आपने 400 क्विंटल पैरामीटर को जो है वो बेस ईयर बना लिया मान लिया जाए, और अगली बार जो है 440 क्विंटल हुई, तो 10% ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मान लीजिए 440 नहीं हुई और 403 हुई या 410 हुई,
तो ये ग्रोथ तो बहुत कम है, ठीक है। तो 2.5% की ग्रोथ हुई है, तो 10% नहीं हुई, केवल 2.5% की ग्रोथ हुई, 400 को ले लिया। तो अब आपने क्या हुआ कि एक बार आपके यहाँ लोगों ने काम भी नहीं किया खेतों में, और बारिश भी ठीक नहीं हुई, और कुल मिला के खेती चौपट हो गई, और 250 क्विंटल ही अनाज हुआ। अब आप बेस ईयर अगर 250 को बना लोगे, या फिर 350 हुआ तो 350 को अगर बेस ईयर बना लिया आपने, तो अगली बार 410 तो होना ही है मिनिमम, और 420 या 430 कुछ हो गई, तो फिर तो ग्रोथ कितनी दिखेगी। तो अगर आप डिमोनेटाइजेशन वाले साल को अगर बेस ईयर बना रहे हो, तो ये आपकी चालबाजी है, क्योंकि आप अपनी ग्रोथ दिखाओगे जीडीपी की उसके हिसाब से, क्योंकि वो तो सबसे वर्स्ट ईयर था। तो लोग यही बोल रहे हैं कि 11-12 अभी बेस ईयर है, तो इसको हटा के आप 15-16 कर लो, या 19-20 कर लेना, या फिर 20-21 कर लेना, एक साल रुक जाओ, फिर उसके बाद नापेंगे ठीक से। बोले नहीं, यही रहेगा। 17-18 लेने में क्या फायदा है कि डिमोनेटाइजेशन के कारण जो पूरी इकोनॉमी में स्लो डाउन आया था, और जो सारी समस्याएं खड़ी हुई थी, वो जो आंकड़े हैं वो सरकार को सूट करते हैं आगे जा करके। तो ये आंकड़ों को छुपाना, आंकड़ों को चालबाजी करना, अब उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसमें तो दिखेगा जीडीपी के, क्योंकि आपने बेस ईयर इतना हल्का वाला ले रखा। लेकिन आप बताइए कि इस बेस ईयर के इससे क्या नौकरियां लगती हुई दिखेंगी। स्टैगफ्लेशन अगला जो है कहीं दिया है मैंने, वो यही है। स्टेगनेंट जो है एक तरह से परसिस्ट करना, किसका, इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन का लंबे समय तक मुद्रास्फीति का परसिस्ट करना। स्टैगफ्लेशन दुनिया के कई देशों में चल रहा है, कई सारे देश इसकी चपेट में है, जहां बहुत लंबे समय तक मुद्रास्फीति है, महंगाई बहुत बढ़ गई है और रोजगार बिल्कुल नहीं है। और अगर मान लीजिए ये स्थिति इंडिया की रहती है 1 साल 2 साल, तो हम लोग भी स्टैगफ्लेशन में जा सकते हैं। स्टैगफ्लेशन अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती। कुछ लोगों ने तो मान लिया है कि अभी सरकार छुपा रही है आंकड़े, लेकिन हम स्टैगफ्लेशन में चले गए हैं, लेकिन अभी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इसको मानने को तैयार नहीं है। तो स्टैगफ्लेशन का मतलब है बहुत लंबे समय तक मुद्रास्फीति में रहना, महंगाई के दौर में रहना, और नौकरियों का चले जाना, जॉब का नहीं मिलना, यानी अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना, तो बेरोजगारी का बढ़ना। तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। तो ये सरकार के आंकड़ों से रिलेटेड मुद्दा है, और जीडीपी से रिलेटेड मुद्दा है। तो जीडीपी को मापने का तरीका बदल देना, मुद्रास्फीति को मापने का तरीका बदल देना, ये चीजें जो है थोड़ा गलत है, क्योंकि ये असफलता को टालने जैसा है। या घर में वैसे भी चोर घुसा है और आप बोल रहे हैं नहीं कोई नहीं घुसा, ऐसे ही खटपट हो रही है और चोरी हो रही है, तो ये लंबे समय तक बोलते रहना तो मतलब नुकसानदायक है ना। और जब उसको पता चल जाए कि डर गए और कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो फिर और वो ज्यादा ले जाता है, तो और ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि देश को और ज्यादा नुकसान हो। अखबार तो खूब लिख रहे हैं, लेकिन द हिंदू लिख रहा है, बस उसके समझ में भी आता है, इंडियन एक्सप्रेस के, द हिंदू के, मिंट के, तो वो लिखते हैं। और बाकी, और उधर वो जेएनयू वाले बोल रहे हैं, लेकिन वहां उनकी अपनी अलग समस्या है, क्योंकि वो जिस तरह का आंदोलन हो रहा है और जो चीजें चल रही है ना, तो वहां एंटी हिंदू और हिंदू वाला मामला फंस गया है थोड़ा सा। और शिक्षा जो है वो है उनका बहाना शिक्षा के मामले में, लेकिन उनका भी जो रूप है ना, वो निकल करके जब आता है तो उनको भी बहुत मजा आता है हिंदू धर्म के ऊपर धज्जियां उड़ाने में, या हिंदू धर्म की क्रिटिसिज्म करने में उनको बहुत अच्छा लगता है, और बहुत रस लेकर के करते हैं वो। तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और डॉक्टर अंबेडकर का उदाहरण देते हैं, तो मुझे लगता है कि अंबेडकराइट लोगों के लिए भी एक मैसेज देना चाहता हूँ। और खास करके बहुत सारे जो ऐसे लोग अंबेडकर का नाम लेकर के बात करते हैं, अंबेडकर ने ये नहीं कहा था कि हिंदू धर्म की बुराई करो, अंबेडकर ने ये कहा था कि हर व्यक्ति को धर्म का अपनाने की छूट है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया ना संविधान में, वो संविधान का सहारा लेते हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, किसी धर्म विशेष की बुराई करने का अधिकार थोड़ी है। तो हिंदू इसीलिए चिड़े हुए हैं कि ये जो जेएनयू के लोग हैं, ये दुर्गा का इंसल्ट करते हैं, हमारे भगवान का इंसल्ट करते हैं। और फिर भगवान का तो इंसल्ट ऐसे किसी के करने से नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि आस्थाओं का तो इंसल्ट होता है, हमारी आस्था है, और आस्था किसी में भी हो। तो ऐसे तो लोग मुसलमानों का भी इंसल्ट कर सकते हैं, नमाज पढ़ने का भी इंसल्ट कर सकते हैं। तो वो इंसल्ट करते करते किसी भी हद तक चले जाते हैं, वो योगा को भी क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, है ना।
अब आप बिना योगा किए मोटा तोन लेके इधर जाओ तो ठीक है, उसके बाद भी आप खुश हो कि नहीं ये योगा बेकार है, तो हाँ, तो अच्छी बात है। कई लोगों को डायबिटीज हो जाते हैं, उसके बावजूद वो मिठाई खाना बंद नहीं करते। डॉक्टर ने साफ के रखा मिठाई खाओगे मर जाओगे, लेकिन वो बोले आए हैं तो खाएंगे तो सही, दुनिया में आए थे, है ना। तो अब उसका क्या कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो योगा नहीं करना चाहते, जो किसी भी तरह से, तो कुतर्कों का कोई और छोर नहीं है, ठीक है। तो कुतर्क ने जो है, मुझे लगता है कि पढ़ाई लिखाई करके उन लोगों ने भी कुतर्क का सहारा लिया। और जैसा मैंने बताया था कि आचार्य रजनीश अपनी जगह कुतर्क बिठा करके वो अपने आप को धार्मिक करने की कोशिश करने लगते थे। तो वो कबीर के स्टाइल में सबको लताड़ते भी थे और अपनी सुविधा से अपने हिसाब से वो बहुत सारी चीजें करते भी थे। इसलिए उनके फॉलोअर भी पूरी तरह से उनको मानने में दिक्कत आती है। उनको ढेरों लोग बोलते हैं मैं उनको मानता तो हूँ, फिर बोलता मैं उनके कुछ विचारों को मानता, कोई कुछ बोलता मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। ये क्या तरीका होता है। या तो आदमी होता है तो कंप्लीट होता है, ये नहीं होता है। आप मरे हुए और जिंदा में दोनों में कैसे शामिल हो सकते हैं। या तो डेथ सर्टिफिकेट होगा या फिर बर्थ सर्टिफिकेट होगा, मतलब आपका जन्म हुआ है आप जिंदा हो, है ना, ऐसे थोड़ी होता। तो ये जो चीज है इसमें आपको समझना पड़ेगा। अभी विचारधाराओं की बहुत भयंकर लड़ाई हो रही है। तो ये साथ साथ ये तो कोर्स में बता ही रहा हूँ, लेकिन एक ये चूंकि एक मुद्दा है इसको मैं समझा दूं। दोनों ही तरफ से कुतर्क गढ़े जा रहे हैं। जैनियों के बारे में जो बातें कही जा रही है वो भी सही नहीं है, और वो पूरी तरह से सही नहीं है और सभी जगह सही नहीं है। और जिस तरह से उसको बदनाम किया जा रहा है वो तरीका भी गलत है, ठीक है। और शिक्षा के बारे में निःशुल्क और वो जो बात है वो भी चलो अपने आप में ठीक है कि वो भी मुद्दा, लेकिन यहाँ कुछ जो पुरानी खुन्नस है ना वो दोनों की निकल रही है। उनको लग रहा है कि हमारे बारे में इन्होंने ऐसा कहा क्यों था पहले, दरअसल ये तो एक बहाना है। और दूसरा, जेएनयू भी जब जाता है बात करने के लिए तो हिंदू धर्म के इतना अगेंस्ट हो जाता है। वो दरअसल आरएसएस और बीजेपी को निपटाते निपटाते वो हिंदुओं के अगेंस्ट चला जाता है और हिंदू देवी देवताओं को भी लपेटे में ले लेता है। और फिर उनकी जो ये पूजा करने के तरीके और पूजा पद्धति, और भाई तो तुम फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हो, संविधान की बात कर रहे हो, अंबेडकर की बात कर रहे हो, तो जरा उसको समझो भी तो सही। उन्होंने कहा क्या, उन्होंने किसी की इंसल्ट करने के लिए थोड़ी कहा था। उसको इस तरह से करने के लिए थोड़ी कहा था कि ये बिल्कुल ही बेकार है। और दूसरी चीज है, हम लोगों ने जो समझौता किया था, सामाजिक समझौता 1950 में, 26 जनवरी 1950 को जो हमने एक तरह का सामाजिक समझौता किया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो हमने यही किया था कि कोएग्जिस्टेंस रहेगा और हम एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करेंगे। उसमें सम्मान की बात थी, सह अस्तित्व की बात थी, पीसफुली कोएग्जिस्टेंस की बात थी, शांतिपूर्ण तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। वो अपनी आस्था का पालन करेगा, वो अपनी आस्था का पालन करेगा। और दूसरा, जिसके भी बारे में आप क्रिटिसाइज करते हो उसके बारे में क्या आप पूरी तरह से जानते हो? तो 4 अक्षर पढ़ लेने से आप सब कुछ नहीं जान जाते। दरअसल जेएनयू के लोग या दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग जितना अपने आप को विद्वान समझते हैं, मैंने खुद ने कोर्स किया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, 40-50 प्रोफेसर थे उसमें, उन सबका आईक्यू पता है कि क्या आईक्यू होता है उसका, ठीक है। बहुत सारे पैदल होते हैं उसमें से। दरअसल वो जो एंकर के साथ पैनल में जो आते हैं वहां बैठने के लिए टीवी पे, वो कुछ एक लोग होते हैं जो थिंकर टाइप के हैं, जिनकी किताबें चलती है, कुछ एक लोग हैं। सारे के सारे आप वहां पढ़ते हो तो सब विद्वान थोड़ी हो जाते। हर कोई उठ के जाता है, हर कोई थोड़ी हो जाता। माहौल है, हम जानते हैं पढ़ाई का माहौल है, ओपन माहौल है, होना भी चाहिए। लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी रात में खुलना चाहिए, चलो ठीक है। नहीं, पढ़ने वाला तो किताब दिन में इशू करा के भी पढ़ सकता है। पढ़ने वाले तो बड़े अभाव में पढ़ लेते हैं, कोई लैंप पोस्ट के नीचे बैठ करके पता नहीं क्या से क्या बन गया आदमी, तो सब हो सकता है। लेकिन आप अगर इस टाइप से क्रिटिसाइज करेंगे एक दूसरे को, ये करेंगे, तो हम लोग साथ में रह ही नहीं सकते। कोएग्जिस्टेंस रहेगा। आप दूसरे को बिल्कुल ही खत्म करना चाहते हैं। भारत में अलग अलग आयु वर्ग के लोग हैं, अलग अलग आय वर्ग के लोग हैं, अलग अलग इनकम ग्रुप के लोग हैं। हर व्यक्ति जेएनयू में जाकर के पीएचडी नहीं कर सकता। वो जीवन भर अपना ठेला चलाएगा, चाय बनाएगा या कुछ भी और काम करेगा, उसके बाद वो अपनी आस्था के साथ मंदिर जाकर के तिलक लगा करके वो आता है, उसके बाद अपना चाय वाय बेचता है और दिन भर कमाता है और घर चला जाता है। उसकी यही जिंदगी है। हम सोचें कि नहीं, उसका भी रैशनल पावर जो है उतना हो, उसकी भी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट उतनी हो, वो भी उतना अच्छे से क्वेश्चनिंग करे, वो भी समाज को, देश को, राजनीति को, धर्म को चैलेंज करे। वो ये सब देखा जाए तो खाली पेट वालों के काम है नहीं। खाली पेट वाला इसमें लगा रहता है, ये भरे पेट वालों के काम है।
कि वो क्वेश्चन करते हैं इससे। वो तो अपना रोजी रोटी कमाने में लगा रहता है। मजदूरों की और उनकी जिंदगी देखो कैसी जिंदगी होती है उनकी, कहाँ वो क्वेश्चन करते हैं, कहाँ राजनीति समझते हैं। ठीक है कि राजनीतिक परिपक्वता आनी चाहिए, पॉलिटिकल अवेयरनेस आना चाहिए, ये सब होना चाहिए। उसके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो वो भी होगा। और सस्ती शिक्षा की बात भी ठीक है, चलो कि थोड़ी सी मुफ्त शिक्षा हो, सस्ती शिक्षा हो, ये चीजें भी ठीक है। लेकिन बुराई करते करते कहाँ तक जाना है, आपको रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन का ध्यान रखना है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी लगा हुआ है। आपको आस्थाओं का भी सम्मान करना है। देश में बहुत सारे लोग उस आंदोलन में कूद भी गए होंगे खुद, लेकिन वो खुद जो है उनकी अंतरात्मा जान रही होगी कि हम आ तो गए, लेकिन ये जो नारा लगा है ये तो थोड़ा सा ठीक नहीं है। लेकिन क्या है कि अब वो झंडा वंडा पकड़ के ऐसे में फेंक के भाग भी नहीं सकते, क्योंकि जेएनयू के स्टूडेंट है और वहां तो वो तो बहुत ही ज्यादा उनको, फिर वो स्वतंत्रता की मूर्ति भी वही बने हुए हैं, है ना, स्टेचू ऑफ फ्रीडम जैसे कि केवल जेएनयू है। तो वो खुद भी फंस जाते हैं, खुद के भी समझ में नहीं आती। तो हम भी कई सारे लोगों को ऐसे जानते हैं, सोशल मीडिया पे भी जानते हैं, दैनिक जीवन में भी हमको पहले भी बहुत सारे लोग मिले। तो हमारे तो गायत्री परिवार पे, गायत्री परिवार जो काम कर सकता है ऐसे 1000 जेएनयू नहीं कर सकते जो अकेला गायत्री परिवार ने किया। आप 1,00,000 जेएनयू बना दो, वो काम नहीं हो सकता जो गायत्री परिवार ने कर दिया। उसने खत्म कर दिया जाति प्रथा को, उसने खत्म कर दिया नर और नारी असमानता को। गायत्री परिवार के अंदर आकर के देखो किस हद तक एम्पावरमेंट हुआ है, किस हद तक जो है वो अंधविश्वास को और उसको कुचला है, किस हद तक जो है उन्होंने अपने रैशनल थिंकिंग को उसको किया। आचार्य जी की किताबें पढ़ के तो आपके दुनिया के सारे थिंकर जो है वो पैर धोने के लिए आएंगे। सारे थिंकर, सब कुछ समेट दिया है उसके अंदर, पूरे ऐसा लगेगा कि सारी जानकारियां हैं उसके अंदर। अब उसको आपने पढ़ा नहीं, समझा नहीं, क्योंकि नाम के आगे पंडित लगा है, शर्मा आचार्य लगा है, आप लगे गरियाने। आपको लगा कि ये हिंदू है, ये ब्राह्मण है, इसको हम निपटाएंगे। अब समझ में आता नहीं है कुछ। बस केवल ऐसे किसी एक टॉपिक के ऊपर, माइक्रो टॉपिक के ऊपर पीएचडी कर लेना, या ऐसे ही बैठ करके गप्पे लगाना स्वतंत्रता के ऊपर, ऐसे थोड़ी होता है देश बनता है। तो वो ठीक है कि जो कोई कुछ नहीं कर रहा उसे ये कुछ कर तो रहे हैं, लेकिन केवल और केवल यह नहीं है, इसको जो है केवल मानसिक वाचालता है, और धरातल पर जो है वो रिजल्ट्स आने चाहिए। ठीक है, वो रिजल्ट्स कई लाने वाले लोग जो है कई बार बिना पढ़े लिखे लोग भी हैं। राजस्थान में जो सूचना के अधिकार के लिए जो आंदोलन चला था, जिसमें ढेरों लोग ऐसे थे जो अनपढ़ थे, और ढेरों लोग जो थे वो जिन्होंने जन कल्याण के काम किए हैं। लेकिन ऐसा उदाहरण हिंदू धर्म के लोगों को भी सीखना पड़ेगा। ये बात तो रही उनकी, जिनको मैंने एक पक्ष उनका जो है बहुत मजबूत माना जा रहा है, वो तो आप लोग टीवी पे सुन रहे हैं उनका पक्ष, लेकिन मैंने दूसरा पक्ष बताया। लेकिन हिंदुओं को भी वो काम करना पड़ेगा जैसा गायत्री शक्तिपीठ कर रहा है। जैसे हम अभी वो बता रहे हैं ना जेएनयू वाले, आपके किसी मंदिर पे क्या होता है, पूजा पाठ होता है, इससे क्या होता है, दिए जलते हैं उसमें तेल जलता है, ये होता है उसमें घी जलता है। आपके किसी मंदिर पे शिक्षा हो रही है या मदरसों पे हो रही है, मदरसों में क्या शिक्षा दी जाती है, उससे कोई पीएचडी निकाल सकता है या उससे कोई जॉब लगता है? तो इस्लाम की पढ़ाई होती है, उर्दू की पढ़ाई होती है, लेकिन उससे कोई जॉब तो नहीं मिलता एकदम, या बहुत आगे तो नहीं। खुद जो है सर सैयद अहमद खान ने जो अलीगढ़ आंदोलन चलाया था, उसमें उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा और तकनीकी शिक्षा की बात की थी। तो ये जो चीजें हैं, ये जैसे हम लोग यहाँ चला रहे हैं, ऐसे सारे मंदिरों को चलाना चाहिए। सारे मंदिर यदि शिक्षा के वो केंद्र बन जाए, कई जगह आप देखते होंगे कि लोग फ्लाईओवर के नीचे या उसके अंदर नीचे पढ़ा रहे हैं, है ना, और पुल के नीचे जो है वो कक्षाएं लग रही है और झुग्गी वाले बच्चों को वहां पढ़ाया जा रहा है। तो कोई मंदिर क्यों नहीं खोल देते इसके लिए? कितने सारे मंदिर हैं, कितने सारे सभा स्थल हैं, बड़े बड़े मदरसे हैं, बड़ी बड़ी ईदगाह हैं, पता नहीं क्या क्या है, उनको खोल दीजिए ना, उसके लिए शिक्षा के लिए खोल दीजिए। ये हो गया उसका धर्म का सदुपयोग, ये सही प्रयोग है। निःशुल्क चिकित्सालय होने चाहिए गरीबों के लिए, सोशल। हालांकि ये गवर्नमेंट का हम लोग काम मानते हैं, लेकिन ठीक है कि हम सोशलिस्ट कंट्री बनने, दुनिया में सोशलिस्ट, ये जो अगला जो हमने लिखा है पिंक टाइड जो है, ये एक ऐसा अभियान है जो लेफ्टिस्ट की तरफ मूव करता है, लेफ्ट की तरफ मूव करता है। दुनिया भर में पिंक टाइड को लेफ्ट की तरफ मूव करने के लिए, खास करके साउथ अमेरिका में, बोलीविया में अभी ये सबसे ज्यादा प्रचलित है, अर्जेंटीना, पनामा, और ये जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं वो आजकल लेफ्टिस्ट मूवमेंट की तरफ झुक रहे हैं। तो इसको कहा है पिंक टाइड, और ओबामा और ट्रंप इसके अगेंस्ट रहे हैं। खास करके ट्रंप जो है बहुत नाराज हैं इस चीज से।
तो मैक्सिको का जो आप बॉल वाला किस्सा देखते हैं या तमाम जो चीजें हैं ये सब इसमें आएंगी। तो पिंक टाइड को पढ़िएगा। तो ये एक ऐसा मूवमेंट है जो कि जन कल्याणकारी चीजों को चलाने के लिए, लेकिन क्या जहां पर लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट्स थी क्या वहां पर पर्याप्त जन कल्याण हुआ था? क्या वहां विकास हो गया था? वहां गरीबी उन्मूलन पूरी तरह से हो गया? जबकि ऐसा नहीं है। कई जगह पर अच्छी योजनाएं चलाने के बाद भी गरीबी उन्मूलन नहीं हुआ है। महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो गया था। तो इस बोलीविया में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व 2006 में उनके राष्ट्रपति बनने से आप देखेंगे। तो जरा अभी सर्च करिएगा, 10 नवंबर को अभी तख्ता पलट हुआ है और ये खबरों में है। तो बोलीविया कंट्री, कैपिटल, प्रेसिडेंट, वहाँ की पॉलिटिक्स, वहाँ का ये पिंक टाइड वाला मूवमेंट, पिंक टाइड इन साउथ अमेरिका सर्च करना, पिंक टाइड को थोड़ा सर्च करके उसका एक नोट्स बनाइए। इससे शायद रिलेटेड ही शायद ऐसी ऐसी राजनीतिक घटनाएं, पॉलिटिकल टर्मोइल वाली घटनाएं। तो मुझे लगता है कि दोनों पक्षों को सुधरने की जरूरत है। लेफ्टिस्ट को भी थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब की बात की जाती है, संविधान की बात की जाती है, उसका सहारा लिया जाता है। लेकिन उन लोगों को भी विचार करना पड़ेगा कि आप जिन लोगों की आलोचना कर रहे हैं वो उनमें सारे लोग ऐसे नहीं हैं। और दूसरी चीज, आलोचना भी जो आधार है आपका, तो आलोचना करके और ऐसे चैलेंज करके और इस तरह से उसको करके मुझे नहीं लगता कि आप अपना काम करके दिखाइए ना। आप खुद जेएनयू जो है गांव गांव को गोद ले ले और शिक्षा का प्रसार करना शुरू कर दे। हर स्टूडेंट अपने इंटर्नशिप में वहां जाए और वो सब करे और परिवर्तन करके ऐसा दिखा दे कि इस गांव को इन्होंने, वो खुद ही नशे में लिप्त रहते हैं, वो खुद ही बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो गिनौने होते हैं या इस टाइप के काम होते हैं जो समाज में ठीक नहीं माने जाते। तो आप ऐसी ऐसी चीजों को अगर प्रमोट करोगे तो शिक्षा के नाम पे ये कौन सी शिक्षा है भाई? तो केवल स्वतंत्रता निश्चित रूप से निरंकुशता वाली जो स्वतंत्रता है वो, अब निरंकुशता मतलब कोई न कोई अंकुश होना चाहिए। तो अंकुश किसका होगा? कि धर्म का होगा? नहीं, धर्म का नहीं होगा, नैतिकता का होगा। नैतिकता का होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मर्यादा का होगा। संवैधानिक मर्यादाएं तो है ना, संविधान में साफ साफ लिखा है कि इस टाइप के कोई काम नहीं करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज होती हैं। तो यहाँ राजनेताओं को, बीजेपी के राजनेताओं को भी सुधरना पड़ेगा। तो हिंदू धर्म के जो पाखंड हैं और अंधविश्वास हैं उनको भी उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। सबसे पहले तो जाति प्रथा को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। नर और नारी असमानता जो हिंदू धर्म के कारण है उसको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में बहुत सारे हिंदुओं में ही झंझट है, क्योंकि हम मुसलमानों को क्रिटिसाइज करते हैं महिलाओं की स्थिति के लिए। कई मामलों में हिंदुओं में जो है वो महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है, उसको ठीक करना पड़ेगा। तो हम लोगों को सबको सुधरना पड़ेगा। इसलिए ये फिर उसी नारे पे आना पड़ेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। यानी अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। गुरुजी ने तो यही कह दिया, किसी के ये सुधारेंगे हम इसको सुधारेंगे, नहीं, किसी को सुधारने की जरूरत नहीं है। अपन खुद सुधर जाओ, खुद का सुधार कर लो, सब कुछ हो जाएगा। आप बदल जाओगे, युग बदल जाएगा, जमाना बदल जाएगा। इससे बढ़िया और कोई सूत्र नहीं हो सकता। और जो शिक्षा है वो शिक्षा डेफिनेटली, लेकिन शिक्षा का जो केवल आप सोचें कि आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर को पढ़ोगे, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर को पढ़ोगे, फिर दोनों के आइडियोलॉजी को फिर बहस करोगे, फिर कोई एक फॉरेन में जा करके आ गया, ऐसा कोई वहां पढ़ा करके आ गया इंडियन आइडियोलॉजी को, वो आपको मिल गया तो उसने फिर कोई नया आइडिया दे दिया, उसके बारे में बात करोगे। अंत में जाकर के आप निष्कर्ष निकाल दोगे कि नहीं, मनुष्य की स्वतंत्रता ही सब कुछ है और रूसो भी आ गया और वो, ये सब तो पहले ही लिखा हुआ है। और ये सब चीजें कोई बहुत बड़ा एनालिसिस नहीं है ना, कोई है। सबसे बड़ी चीज है आउटपुट क्या है, आपकी रिसर्च से, आपके उससे आउटपुट क्या है, रिजल्ट क्या निकल कर क्या है। अब निकलेंगे डेफिनेटली। आप बोल रहे हो कि हमारे यहाँ से अभिजीत बनर्जी निकले, 5 लोग ऐसे निकले, ये गिना है वो गिना है, ऐसे तो आपको हर यूनिवर्सिटी में निकल जाएंगे जो कुछ न कुछ, यानी हर आदमी कहीं न कहीं से निकला हुआ पड़ा हुआ है। और डेफिनेटली इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतनी बड़ी चीजें हैं और इतने बड़े स्कॉलर हैं, लेकिन हमने ब्लंट प्रोफेसर भी देखे हैं वहां के, जो बिल्कुल दिमाग कुंद है उनका। मैंने तो खुद ने इंटरव्यू में फेस किया उसको। तो नितांत रूप से वो जो आदमी था वो बायस्ड है, पूरी तरह से पूर्वाग्रह उसका हिंदुत्व के खिलाफ, योगा के खिलाफ। मतलब योगा नाम लेते ही वो इतना भड़क जाता है कि मतलब जैसे ये आतंकवादी है। तो योगा में आपको नफरत हो सकती है, रामदेव बाबा से हो सकती है, लेकिन कोई आदमी बोले मैं सूर्य नमस्कार करता हूं तो आपको लगेगा कि नहीं, ये तो आईएएस होना ही नहीं चाहिए, ये सूर्य नमस्कार करता है मतलब ये आतंकवादी है। मतलब ऐसे पागल भी हैं।
तो हाँ, आप कहोगे नहीं हमारे आंदोलन के हैं, ये हमारे जेएनयू का गौरव है, तो ऐसा गौरव तो भाई ये तो कोई ठीक नहीं है। ऐसा कैसा गौरव है? आप बिल्कुल ही भड़क जाते हो। हाँ, किसी ने रामचरितमानस का नाम ले लिया तो ऐसा लगता है जैसे कोई आतंकवादी की किताब आ गई। हाँ भाई, कितना सिंपल चीज है, आप चीजों को समझिए तो सही। तो इधर जो है वो कोई लाल सलाम या लाल झंडा या कोई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी या कुछ ऐसा कम्युनिस्ट ले लिया तो इधर वाला भी भड़क जाता है। तो पूरा सोशल मीडिया पे आग लगी हुई है। दोनों तरफ नासमझ लोग जो है बड़े भरे पड़े हैं। उनमें समझदार होंगे तो उनको भी लगता होगा, पर वो क्या है कि उस भीड़ में उनके साथ है ना, उनके ऊपर वो टेक चिपका हुआ है, तो वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बहुत बुरी स्थिति है ये। अनावश्यक लोग जो है ना एक बहुत बड़ा हेडक लेके घूमे हुए हैं, ये दुर्बुद्धि के कारण है। ये ठीक है कि शिक्षा बहुत बढ़ गई, लेकिन बुद्धि जो विवेक जागृत होना था वो नहीं जागृत हो पाया। विवेक जागृत हो जाता है तो उसके बाद शांति आती है, तुष्टि आती है, समर्पण आता है, सहयोग आता है, सेवा आती है, ये चीजें आती है। उसके साथ क्लेश और संकट और संघर्ष तो मिट ही जाता है बुद्धि के साथ, विवेक के साथ। ये सब चीजें तो होती ही नहीं है। ये सब आपको जो करना पड़ रहा है, ये सब आप दूसरों की समानता के लिए भी लड़िए ना, पूरे देश के लिए लड़िए। आपको लड़ना है और लड़ना क्या होता है, पहले तो अपने आचरण से सिद्ध करना पड़ेगा ना। आचरण कैसे है? शिक्षा से क्या होता है? आप बहुत विद्वान हो गए और आपका आचरण 2 कौड़ी का है, तो आचरण ठीक नहीं है, तो आचरण से सेवा टपकनी चाहिए ना, आचरण से जन कल्याण होना चाहिए। आप आईएएस बन करके कोई जेएनयू का आदमी आईएएस बनाओ और उसके बाद उसने करप्शन नहीं किया हो, ऐसे उदाहरण बताइए ना कि जेएनयू से जो जाता है वो करप्शन नहीं करता है। ऐसी बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी समाज में। तो लोग वैसे ही कह देंगे, जैसे आईएएस के लिए लोग, कितना करप्शन होता है आईएएस, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं आईएएस से मतलब इंटेलिजेंट है, परीक्षा पास करके आया। इसकी कसम तो पूरा इंडिया खाता है। तो कम से कम यूपीएससी ने एक प्रामाणिकता तो सिद्ध की है। लेकिन मैं ढेरों जेएनयू के प्रोफेसर को जानता हूं जो आईएएस का भी विरोध करते हैं, बोले सबसे पहले तो ये खत्म होना चाहिए। यही भेदभाव है, और फिर चलाएगा कौन? आपको लगता है फिर नहीं, हम लोग चला लेंगे सब आपस में। चला लिए तुम, मोमबत्ती लेके सब निकल जाएंगे। आईएएस भी कल से सारे कलेक्टर मोमबत्ती लेके निकल जाए तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कौन करेगा? बोले नहीं, यही गलत है कि कोई मेंटेन करता है, यही गलत है। फिर वो तो तर्क पे तर्क लगाते हैं ना, तर्क पे तर्क लगाते हैं। तो उनके साथ तो तार्किक रूप से इसलिए नहीं जीता जाता है क्योंकि वो कुतर्क भी ले आते हैं। उनके पास अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे उदाहरण है, लेकिन दूसरे देशों के उदाहरण नहीं थोप सकते भारत पे। भारत की अपनी समस्याएं हैं, भारत के अपने एक स्ट्रक्चर है, हमारे यहाँ का एक अपना एक अलग कल्चर है। कल्चर ने बहुत सारी चीजें मेंटेन की है। इसलिए एंथ्रोपोलॉजी में जब हम लोग पढ़ते हैं, अभी ये आपको पता है ना, सलमान खान वाला केस बताया था, सलमान खान जेल क्यों गया? आप कहोगे वो आदमी कुछ भी खाए, मतलब नहीं, बात खाने की नहीं है। नेशनल पार्क अलग है, नेशनल पार्क से लेके खा जाता तो नहीं होता वो समस्या, लेकिन वो हिरण उनके घरों में घूमते रहते हैं, काले हिरण। और वो जो लोग हैं बिश्नोई जाति के, वो अपने बच्चों से अपने भगवान मानते हैं उनको, अपने पूर्वजों की आत्मा का निवास मानते हैं। तो जैसे किसी की माँ की मृत्यु हो गई और उसको लगता है कि इन हिरणों में मेरी माँ है और ये मेरे मतलब पूर्वज हैं, और इसको बोलते हैं जीवात्मा, नेचर स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, मैन नेचर स्पिरिट कॉम्प्लेक्स। एलपी विद्यार्थी ने इसका बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया, एंथ्रोपोलॉजी में इसको पढ़ाया जाता है। तो उसने जो हिरण को मार के खाया है, दरअसल वो लोग पीछे क्यों पड़े थे? क्योंकि उनको ऐसा लगा कि हमारे पूर्वज खा गया है आदमी, ठीक है। इसलिए उन्होंने वकील भी ऐसा किया जो किसी के चक्कर में ना, नहीं तो वकील सेट करने में सलमान खान करोड़ों रुपया फेंक देता। जोधपुर हाई कोर्ट जेल, आपने देखा एक हिरण ने कैसा नचवा दिया। वो हिरण क्या खाया उसने, बहुत महंगा पड़ा वो, इससे ज्यादा पाउडर खा लेता प्रोटीन का एक, तो कोई झंझट नहीं होता, उससे प्रोटीन भी ज्यादा मिलता है, उससे हिरण बहुत महंगा पड़ा उसको। वो उसके पीछे जो है वो संस्कृति है इस देश की, जिस संस्कृति की वो बुराई करते हैं वो संस्कृति उसको नचा रही थी। उसके पीछे कानून नहीं है, और केवल जो एनिमल कंजर्वेशन की भावना है वो नहीं है, वो तो नेशनल पार्क में भी है। लेकिन उसके पीछे क्या है? इस देश की संस्कृति है, यहाँ के लोग हैं, यहाँ की कल्चर है, यहाँ का उनका धर्म है। ये उनका धर्म है जो उसको बचाता है, उस जानवर को। और वो इतने बेहिचक हैं कि वो उनके नजदीक आते हैं, उनके घरों में घूमते फिरते हैं हिरण, क्योंकि उनको पता है कि हमारा रक्षण होता है, हमको मार नहीं सकता कोई।
उसको लगा कि ये यहीं घूम रहे हैं तो बहुत अच्छा है, तो मिलते हैं नहीं कहीं ये कहीं दिखाई नहीं देते, और किसी ने कह दिया होगा इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है ना, तो फिर उसे रहा नहीं गया, तो वो खा बैठा उसको, तो नुकसान हो गया उसको। तो ये थोड़ा सा मैंने बताया आपको कि ये जो मानसिकता है ना, केवल अब आप तर्क करोगे, कुतर्क करोगे, तो एक हिरण जो आपको अकेले में नेशनल पार्क नहीं है, कहीं आपने मार के खा लिया पता नहीं चला, एक ऐसा जिसमें आपने नेशनल पार्क में मार लिया, तो वो जो फॉरेस्ट गार्ड होगा उसको 200 रुपए देंगे, कुछ नहीं सर आपने कुछ नहीं खाया हमने देखा ही नहीं, मामला खत्म हो जाएगा। अलग अलग जगहों पर, और जैसे ही आप धर्म में पहुंचे कि वो संरक्षण आ गया, उसका संरक्षण हो गया। तो आप धर्म को कितना भी क्रिटिसाइज कर लो, संस्कृति को कितना भी क्रिटिसाइज कर लो, इंडिया इंडिया है, यहाँ एक अलग प्रकार का कल्चर है, यहाँ अलग तरह के धर्म है, यहाँ कई तरह की आस्थाएं हैं, उससे देश बना हुआ है। केवल आप किताबों के और उसके एनालिसिस से, केवल किताबों के सिद्धांत से उससे काम नहीं कर सकते, वो भी बचा रहना चाहिए, लेकिन ये भी, तो ये मेरे मन की बात थी ठीक है। और तो मन की बात में सभी लोग बोर होते हैं, लेकिन तो मेरे मन की बात में भी बोलो थोड़ा सा। थैलेसीमिया ये रोग है, ठीक है, थैलेसीमिया रोग है, एक तरह का एनीमिया है, और हीमोग्लोबिन के ऊपर अटैक होता है। तो जरा कुछ ऐसे बीमारियां हैं, रक्त संबंधी विकार और भी हार्मोन संबंधी विकार या और भी चीजें हैं, तो वो उनको समझने की कोशिश कीजिए। और यूरी गागरिन पहले यात्री थे, अंतरिक्ष यात्री, तो अंतरिक्ष में पहली बार कौन गए, कैसे गए, ये थोड़ा सा कि कौन कौन लोग गए, कौन कौन से यान से गए, सबसे पहले एनिमल के तौर पे कौन गया, इसकी एक लिस्ट बनाई है। तो स्पेस डेवलपमेंट, डीआरडीओ की डेवलपमेंट, यानी साइंस एंड टेक में जो अचीवमेंट्स है, और भी मैं बताऊंगा, ये तो अभी आप आज इसको खत्म करते हैं। और बताइए। हाँ, पेपेवर सोमनिफेरम, ये अफीम का नाम है। तो कुछ बॉटनिकल नेम की लिस्ट भी बनानी है आपको, इम्पोर्टेंट जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके बॉटनिकल नेम की एक लिस्ट बनानी चाहिए, पौधों के वानस्पतिक नामों की। और दूसरा, मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले ऐसी फसलें, कैश क्रॉप्स, मध्य प्रदेश के कैश क्रॉप्स। अब ये पेपेवर सोमनिफेरम मंदसौर नीमच में उधर खेती होती है, अफीम से निकलने वाले अल्कोलाइड्स के नाम, अफीम क्या होती है, ये उसका नाम है, अफीम के पौधे का नाम है पेपेवर सोमनिफेरम, पेपेवरेसी इसकी फैमिली है, ठीक है। पेपेवरिन अल्कोलाइड है एक, जो कोकेन जैसा होता है, इसके जैसा, मॉर्फिन जैसा। और जेबी कृपलानी, ये संविधान सभा में भी थे, और उसके बाद अंतिम जो स्वतंत्र हो रहा था देश, तब कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, और बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पर रहे। तो इनकी किताबें याद कीजिए, इनके जीवन परिचय को पढ़िए। तो ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और खास करके 1940 से 1960 तक जो पहले संविधान बनते समय और स्वतंत्रता संग्राम के समय में जो लोग थे, उन सबका जीवन परिचय और उनको समझने की कोशिश, खास करके उनकी बुक्स और उनका योगदान स्वतंत्रता संघर्ष में। राइजोबियम, तो जब आप जैविक खेती की बात करते हैं या इस तरह से बात करते हैं, तो जैविक खाद की बात करते हैं, या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के तौर पे इनको जानते हैं। तो नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, वो पौधों के काम की नहीं होती, उसको नाइट्राइट फॉर्म में करना पड़ता है। ये राइजोबियम ठीक वैसे ही बैक्टीरिया है, ये एग्जाम्पल है सिम्बायोसिस के, सहजीविता के एग्जाम्पल है। तो प्लांट के जो रूट्स होती है उनके अंदर ये रहते हैं, और वहां पर नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, तो इसको सिम्बायोसिस के एग्जाम्पल के तौर पे जानते हैं। तो और भी नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर और एजोटोबैक्टर और उन सबका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। स्टैगफ्लेशन अभी आपको बताया था। और तुलसी गेबार्ड जो है, अभी इस साल अगले साल जो है अमेरिका में चुनाव रहेंगे, तो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, डेमोक्रेट हैं, बहुत ज़्यादा उम्र की नहीं है। ऐसे रिपब्लिकन उम्मीदवार कौन कौन है, और भी कितने कितने लोग जो है कैंडिडेट के तौर पर है ना। और नए सांसद कौन कौन से हैं, मैं आपको और ऐसे कुछ लोगों के नाम बताऊंगा आगे, और आप भी जो है इनकी तैयारी कीजिए। चलिए आज यही बात समाप्त करते हैं।